हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर के स्टार्ट करते ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2019 में इसको क्लास 12 से हटा दिया गया था। हाँ, आईआईटी नीट के सिलेबस से नहीं हटाया था, लेकिन 2019 में इसको पता नहीं क्यों बोर्ड एग्जाम में सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया था और इस बार फिर से इंक्लूड कर दिया गया है। तो सॉलिड स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। मैंने पहला चैप्टर सोल्यूशन खत्म कर दिया है। आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, छोटा ही होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या सॉलिड स्टेट कह रहा है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बात करने पे पहले सबसे पहली चीज़ तो ये कि सॉलिड कहते किसको है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनी सब्सटेंस, वो कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के ऊपर हो। ओके, फिर से सुनिएगा, हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो। एनी सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज अबव द रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज सॉलिड। वो कोई भी सब्सटेंस जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर हो, उसको हम लोग सॉलिड कहेंगे। तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या है? एनी सब्सटेंस whose melting point is more than room temperature at atmospheric pressure is called solid। उसको हम लोग सॉलिड कहेंगे। ओके, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्लास 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगा। कोई भी सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। तो उसके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। पहला, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट, सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कोई सॉलिड है तो उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। दूसरा पॉइंट लिखिए, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ओके, आइए थर्ड पॉइंट सुनते हैं और समझते हैं। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जो सॉलिड में पार्टिकल्स आपको मिलेंगे या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव फ्रॉम हियर एंड देयर। वो मूव नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस, बहुत ही लेस काइनेटिक एनर्जी होती है। अपनी जगह पे हल्का सा वाइब्रेट कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर फिक्स्ड और फिक्स्ड। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर फिक्स्ड। ओके, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सॉलिड के पास
इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। फोर्थ पॉइंट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। पांचवा पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल इज हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर हाई या वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between the particles, in between the particles are very high। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज शॉर्ट, लिख लो, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज शॉर्ट। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अभी बोर्ड में जगह है। अब हम लोग सॉलिड्स के टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। टाइप्स ऑफ सॉलिड को देखते हैं। दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक को कहते हैं ट्रू सॉलिड और दूसरे को कहते हैं फॉल्स सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड देखिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड या सॉलिड को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड देयर प्रॉपर्टीज। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of particles, arrangement of particles and their properties and their properties। इतना ही लिखूंगा, इसके आगे नहीं लिखूंगा। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे प्रॉपर्टीज। सॉलिड कितने भाग में डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। एक को क्या कहे, ट्रू सॉलिड, एक को क्या बोले, ट्रू सॉलिड, और दूसरे को क्या बोलेंगे, स्यूडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड। स्यूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। तो एक हो गया ट्रू सॉलिड्स और दूसरा हो गया स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एक्चुअल में ये सॉलिड है नहीं, दिख बस रहे हैं, तो इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। देखिए वो छूट गया है, अभी आप लोग कमेंट कर देंगे। देख यहां पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं। ओके, अब ट्रू सॉलिड को हम लोग और क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये भी एक टाइप है, हो गया। मतलब अगर कोई पूछे कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, तो आप कहोगे ट्रू सॉलिड, स्यूडो सॉलिड्स, या कह दोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। तो इसको हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड।
क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर क्रिस्टल लाइक होते हैं, ठीक है ना। एमार्फस, ए मीन्स एब्सेंट, मार्फोलॉजी मतलब कोई मार्फोलॉजी ही नहीं है उसकी, एमार्फस है, ठीक है। शेप साइज डेफिनिट, बहुत डेफिनिट शेप साइज इसकी नहीं मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल क्या है, तो यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन, आयरन हो जाएगा, कॉपर ले लो, स्टील ले लो, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके। इसी पे यहां पे एग्जाम्पल क्या होगा, एमार्फस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, रबर, ग्लास, रबर, रबर इज नॉट ए ट्रू सॉलिड, ग्लास जो आपके खिड़कियों में लगते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट ए ट्रू सॉलिड, अभी बताऊंगा आगे, ओके। तो इतनी बातें आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हट जाता हूं, आपको स्नैपशॉट लेना हो तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए मिटाता हूं मैं, और हम लोग अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। तो दो भागों में बांट लिया जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन, या मैं और थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि नीचे हमको जगह मिले, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एमार्फस सॉलिड। ठीक है। पहला डिफरेंस हम लोग इसके मेनली स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल है क्वार्ट्ज, यहां पे एग्जांपल हमारे पास क्या है, पहला एग्जांपल है हमारे पास ग्लास, ओके, SiO2। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास। अब देखिए यहीं पे पूछता है और डिफरेंस याद होना चाहिए, क्वार्ट्ज ग्लास और एमार्फस सॉलिड, ओनली क्वार्ट्ज और क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेसिक डिफरेंस को समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड का इसमें दो पार्टिकल्स हो गए, दो तरह के पार्टिकल्स हो गए। यहाँ पे एक पार्टिकल इसका है, किसका, सोडियम का, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये डिफरेंट जगहों पे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। सोडियम का पार्टिकल मैंने यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, ठीक है। तो इसमें एक आपको एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब एक डेफिनिट ऑर्डर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है, ठीक है। अब दूसरे पार्टिकल्स को अगर आप देखें तो दूसरे पार्टिकल्स इसमें कहाँ पे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरे तरह का पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 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 है, यहाँ पे। तो पूरे सॉलिड में ये आपको एक डेफिनिट अरेंजमेंट मिलेगा, पार्टिकल्स एक डेफिनिट अरेंजमेंट में, एक रेगुलर अरेंजमेंट में आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजे हुए मिलते हैं, ओके। यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका ऑर्डर सिमिलर है। वहीं दूसरी तरफ आप जब एमार्फस में जाते हो तो कुछ दूर तक तो आपको रेगुलर ऑर्डर मिलता है, उसके बाद वो इरेगुलरली अरेंज हो जाते हैं। तो वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ रेगुलर ऑर्डर, पार्टिकल्स बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑफ रेगुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया,
अब आगे आगे की बात हम लोग करेंगे। देखिए अभी शॉर्ट रेंज ऑफ में क्या मिलेगा आपको, मान लीजिए कि यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे था, इतनी दूर तक तो इन्होंने ऑर्डर को फॉलो किया, इतनी दूर तक इन्होंने ऑर्डर को फॉलो किया। अब ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, अब ऑर्डर फॉलो नहीं होगा तो अब देखिए यहाँ पे आ गया, इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, रैंडमली अरेंज हो गए, कहीं पे भी रैंडमली अरेंज हो गए, कहीं पे भी रैंडमली अरेंज हो गए, ठीक है। आगे आपको फिर से दूसरा कुछ मिल गया, दूसरा कुछ मिल गया, दूसरा कुछ मिल गया। चलो यहाँ पे इसी को बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, इधर कहीं फिर यही मिल गया। तो ये एक इर्रेगुलर अरेंजमेंट शो करता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट शो करने लगता है। ठीक है, तो कुछ दूर तक यहां तक आपको दिख रहा है कि रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन आगे रेगुलर अरेंजमेंट आपको नहीं दिख रहा है। तो irregular arrangement of the particles are there in the amorphous solid, but in the case of crystalline solid there is a regular arrangement. Okay, there is a regular arrangement. अब आइए नेक्स्ट हम लोग आगे के डिफरेंसेस को लेकर चलते हैं। तो पहला डिफरेंस यही हो जाएगा, पहला डिफरेंस देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं। पार्टिकल्स फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जबकि यहां पे पार्टिकल्स फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इनके पास जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दूसरा डिफरेंस देखिए कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्यों शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है भाई? देखिए यहां पे जो रेगुलर अरेंजमेंट है, इसका मतलब है कि डेफिनिट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स हैं, ओके, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जैसे इसके बीच में इंटरेक्शन, इसके बीच में इंटरेक्शन, इसके बीच में इंटरेक्शन, इसके सब सिमिलर है, एक ही तरह का है। तो जब भी वो उस पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तभी तो वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में जाएगा। तो एक साथ टूट जाएंगे क्योंकि सबके बॉन्डिंग सेम टाइप के, अरेंजमेंट सेम टाइप का है, सेम टाइप का है, ठीक है। तो बिकॉज ऑल द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, बिकॉज, तो यहां क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, all the bond length are equal, and when they get a dissociation energy they break, and when they get dissociation energy they break, ओके, वो टूट जाते हैं। इस केस में क्या होगा, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा आपको। इस केस में क्या होगा, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब बहुत ही लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये मेल्ट करते रहते हैं। और डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ऑल द बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल, कोई पार्टिकल कहीं है, कोई पार्टिकल कहीं है। यहां देखिए इसके बीच में इंटरेक्शन है, यहां इसके बीच में इंटरेक्शन है, तो बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट, bond energies are different. तो diffuse melting point, because all the bond length are not equal, because all the bond length are
नॉट इक्वल। बात समझ में आ गई दूसरा डिफरेंस की। आइए थर्ड डिफरेंस देखते हैं। जब इनको कट किया जाए शार्प एज टूल से तो ये दो भागों में बट जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, और यहां पे आपको स्मूथ सरफेस दिखेगा। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस देखिए, व्हेन दे कट विथ शार्प एज टूल, किसी ऐसे शार्प एज टूल से अगर इनको कट किया जाए, टूल दे split into two pieces with कैसा स्मूथ सरफेस के साथ दिखेंगे। जबकि इसके साथ क्या होगा, इसके साथ देखिए क्या होगा, when they cut with the sharpest tool, when they cut with sharp edge tool, they split into two pieces, but with rough surface होगा। ओके, तीसरा डिफरेंस भी आपने देख लिया। ओके, चौथा देखते हैं, डेफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप। यहां पे क्या होगा, डेफिनिट, तो ये तो पहले भी हम लोग देख लिए थे, डेफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप। उधर क्या होगा, नो डेफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप, नो डेफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप। अब अच्छा, इसको हम लोग देखिए सुपर कूल्ड लिक्विड कह रहे थे ना, कि एमार्फस सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड। आप जब किसी ओल्ड म्यूजियम में जाइए या जैसे किले होते हैं उनमें जाइए, अगर उनके ग्लास लगे हों, कभी आपने देखा उन ग्लासेस को कि ऊपर की तरफ पतले होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड प्योर सॉलिड नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे नीचे बैठते चले जाते हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो वो मोटा हो जाता है और ऊपर की तरफ पतला होता है। तो ये प्रूफ है, इट इज प्रूवन बाय दैट कि ग्लासेस आर सुपर कूल्ड लिक्विड एमार्फस सॉलिड, नीचे धीरे धीरे बैठ जाता है, और बैठने की वजह से नीचे का परत मोटा और ऊपर का परत पतला हो जाता है। ओके, एक डिफरेंस और देख लेते हैं यहाँ पे, एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। ये कैसा है, एनिसोट्रॉपिक सॉलिड है। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका मतलब क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक सॉलिड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रॉपिक सॉलिड, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी सॉलिड में डिफरेंट वैल्यू शो करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में आप देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेगा आपको सेम सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो जब एनिसो, ए इसीलिए लिखा हुआ है कि एक तरह का समान फिजिकल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और ऐसा क्यों होता है, तो पहले मैं फिगर से देखता हूं। अच्छा देखो, इस फिगर में अगर हम इस डायरेक्शन से चलते हैं, इस डायरेक्शन से, तो हमको क्या मिल रहा है, अगर ये Na है तो ये Cl है, ये Na है तो ये Cl है, ये Na है तो ये Cl है। इस डायरेक्शन से हमको ये मिला। ओके, यही हमने इस डायरेक्शन से अगर देखा, यहां से हम लेकर गए तो हमको केवल Cl मिलता है। तो इसीलिए डिफरेंट डायरेक्शन में ये डिफरेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग एनिसोट्रॉपिक
प्रॉपर्टी कहते हैं या एनिसोट्रॉपिक सॉलिड कहते हैं। तो लिख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं, ये RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो डिफरेंट वैल्यूज, ओके, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनिसोट्रॉपिक सॉलिड कहा गया है, ओके। इसके साथ क्या हुआ भाई, ये कैसा, ये आइसोट्रॉपिक सॉलिड है, आइसोट्रॉपिक है। क्यों आइसोट्रॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आइसोट्रॉपिक सॉलिड मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इरेगुलरली अरेंज पार्टिकल की वजह से, बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी। यहां पार्टिकल इरेगुलरली अरेंज है, ठीक है। तो आप किसी डायरेक्शन से जाइए, कुछ ही दूर तक आपको मिलता है, बाकी इरेगुलर है। तो कहीं से जाइए आपको इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मिलेंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो वहां पे प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चेंज नहीं होती हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सॉलिड, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक, दिस इज आइसोट्रॉपिक, ओके। तो मिटाऊं, एक दो चीज और छूटी हुई है नोट्स में, हैशटैग नोट्स में दूंगा 2 पॉइंट, तो मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं हट गया हूं, ओके। हाँ, तो जिसके बारे में बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होंगे, देखिए यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं, जैसे नोट लिख लीजिए, नोट में पहला है पॉलीमार्फस। एमार्फस देखा था आपने, पॉलीमार्फस देख लो। अब पॉलीमार्फस का मतलब क्या हो गया, पॉली मीन्स बहुत सारे, मार्फस मीन्स मॉर्फोलॉजी। जब एक ही सॉलिड पार्टिकल्स या एक ही तरह के बने हुए एटम या पार्टिकल से बने हुए सॉलिड डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करने लगे, तो जैसे इसमें क्या होगा, लाइक कार्बन फॉर्म डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट, फॉर्म डायमंड बहुत ज़्यादा ही सॉलिड है, एंड ग्रेफाइट ये तो थोड़ा मुलायम होता है, ओके। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस एक टर्म है, जब अलग अलग पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर सेम तरह के हो जाएं तो आइसोमॉर्फस हो गया, ठीक है। जैसे FeSO4 7H2O एंड ZnSO4 7H2O, ये एग्जाम्पल है आइसोमॉर्फस सॉलिड्स की, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, मिटा दिया मैंने, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए लेक्चर के साथ। कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स से ये मुझे इनकरेजमेंट मिलती है कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं।
लाइक्स ज़रूर करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए अपने सोशल साइट से। तो थैंक यू वेरी मच।